हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं ऑब्वियसली वो दूसरे प्रोफेशन से डिफर होते हैं। और आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उर्दू टीचिंग प्रोफेशन के लिए किस तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करके जाना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और वो भी एक ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन। दो भागों में बटा होता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि किस कॉलेज में या किस स्कूल में किस तरीके से इंटरव्यू के बिहाफ पर आप एक टीचर बन सकते हैं। तो यहां पर मैं जो अभी आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, और हाँ, ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप एक उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से सारे स्कूलों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि यानी कि आपकी जो तालीमी अहलियत है आपके पास में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी माना जाता है। सपोज दैट अगर आप जो है टीजीटी के लिए शिक्षक बनते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में जो है एस्टेट को मानते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर पीजीटी है तो आपके पास में आपका पीजी भी होना चाहिए, यानी कि एमए भी होना चाहिए। तो यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तालीमी जो अहलियत होगी वो आपकी कंप्लीट होगी। अब ये जो इंटरव्यू का जो सेशन होता है, यहाँ पर जो ये लोग बटे होते हैं, कैसे बटे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जिस दिन आप लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। वहां पर वो लोग बैठे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और देखने के बाद में आपको बिठा देंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो ये जो पहला पॉइंट है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि तालीमी अहलियत जो है आपके पास में, वो बहुत मैटर नहीं करता है। बस सिर्फ एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, देख करके आपको बिठा दिया। सबसे मेन जो मुद्दा है यहाँ पे ये होता है आपका इंटरव्यू, यानी कि आपको यहां पर डिफाइन होगा कि आप एक शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं। इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है इस तरह के एजुकेशन भाग में। अब आपको ध्यान देना है कि इंटरव्यू आपका किस तरीके से लिया जाएगा, कौन कौन लोग होंगे बैठे हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझा, आपको बिठा दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बिठा दिया। और हाँ, एक बात याद रहे कि यहां पर जो इंटरव्यू होते हैं उस इंटरव्यू को किसी क्लास में ही कंडक्ट कराया जाता है। क्लास नहीं है तो कोई भी क्या कहते हैं मीटिंग हॉल है, लेकिन वहां पर आपको बोर्ड होंगे पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ही दिया जाएगा। पूरी तरीके से ये आप अपना माइंड प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ना। आपको बिठा दिया जाएगा, बिठाने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपका नाम पुकारा जाएगा, एक एक करके जाएंगे, ठीक है, एक एक करके जाएंगे। अब जो है सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो तीन बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। इन इंटरव्यूज में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो यहां पर जो आपकी क्या कहते हैं कि आपको जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो तीन भागों को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं। पहला होता है आपका एतमाद। एतमाद का मतलब होता है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 100% होना चाहिए। थोड़ा भी अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर में नहीं है तो फिर आपको वो कह देंगे कि आप बच्चों के लायक नहीं हो, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है एक टीचर के लिए। तो यहां पर क्या है, पहला जो मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले पॉइंट में इसलिए रखा है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैंने खुद 4 साल तक एज ए प्रोफेसर जो है वहां पर पढ़ाया हुआ है कॉलेजेस में। बट ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर में दिखना चाहिए कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एक टीचर बन सकता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% होना चाहिए, थोड़ा भी आपको डमाडोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है आपका दरसो तदरीस की सलाहियत। दरसो तदरीस की सलाहियत यानी कि आप पढ़ा किस तरीके से रहे हो, बच्चों को मेंटेन किस तरीके से कर रहे हो, अपना जो भी चैप्टर आपने शुरू किया है उसको किस तरीके से डील कर रहे हो कि बच्चा पूरा फुल्ली तरीके से समझ रहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहे, क्या कहते हैं कि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह गया है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका दरसो तदरीस की सलाहियत। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका तहरीरी सलाहियत, यानी कि आपके सामने जो बोर्ड होगा, बोर्ड पर आप किसी टॉपिक को कैसे मेंशन कर रहे हो, किस तरीके से उसके टाइप से बता रहे हो, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। बोर्ड पर लिखवाते भी है बहुत ज्यादा वो लोग, ताकि वो देख सके कि आप किस तरीके से लिख रहे हो और आपकी तहरीर कैसी है। और बोर्ड पे लिखते टाइम में बहुत बड़ा भी ना लिखें, बहुत छोटा भी ना लिखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है किस तरीके से जो है 90% का एंगल बना करके लिखें, पूरा बोर्ड घेर के नहीं लिखना है। ये चीजें आपको पहले से भी ध्यान है और ये चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए। इतना समझ में आ गया कि ये तीनों चीजें आपके अंदर में होनी चाहिए।
अब जो है सपोज दैट कि मैं एक तरीके से एक डेमो की तरह से बताता हूं आपको। आपका नाम आया, जैसे आपका नाम आया आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही क्लास में इंटर करेंगे तो सबसे पहले तो आप मे बी कि आप उर्दू के टीचर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, है ना। अगर आप देखते हैं कि ज्यादा मॉडर्न लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको वेरी गुड मॉर्निंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बोल सकते हैं। इतना हो गया। आपने जैसे इंटर किया अपने क्लास में, इंटर करने के बाद में आपको जाकर के बेसिकली बीच में खड़े हो जाना है। जिस तरीके से क्लास पूरा बैठा हुआ है उसमें बीच में खड़े हो जाना है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में सामने में खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के बाद में अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि आपका क्लासरूम किस तरीके से होगा। आपका जो क्लासरूम है जहां पर आपका इंटरव्यू होना है वहां पर 3 टाइप के लोग बैठे होंगे। एक तो वो होंगे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो होंगे। उसके बाद में जो उसमें वो लोग होंगे जो एक्सटर्नल होंगे। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटर्नल भी भेजे जाते हैं जो उन्हीं के साथ में मिले होते हैं, उनसे किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। तीसरे जो नंबर पे होंगे वो कुछ विद्यार्थी भी होंगे, यानी कि कुछ स्टूडेंट तलबा भी बैठे होंगे आपके क्लास में, ये हो सकता है। लेकिन ये दोनों जरूर पहले लेवल के 2 लोग बहुत जरूर होते हैं। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 20 से अबव लोग होते हैं, है ना। 15 से लेकर के 20 तक ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपको वहां पर ऑब्जर्व करते हैं। पुराने लोग भी बैठे हुए होते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं आपको, ठीक है। क्लास का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब जो है आप जैसे आपने इंटर किया, अब आपका इंटरव्यू किस तरीके से शुरू होता है। मे बी कि उसमें से किसी ने आपसे ये कहा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किस तरीके से आप किसी चीज को पढ़ा पाएंगे, ठीक है, ये आपने कहा। और याद रहे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है वहां पे। याद रहे आपको कि क्वेश्चन जो रहेगा वो पढ़ाने के भी हाथ पर रहेगा, आप पढ़ा किस तरीके से हो, क्या जानते हो आप, ठीक है, ये रहेगा। तो ये मत ध्यान में रखना कि मैं ये बताऊंगा मैंने यहां से बीएड किया, मैंने वहां से सीटेट किया, ये कुछ नहीं आपसे पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो पहला ये कि आपने जैसे इंटर किया करने के बाद में सलाम वालेकुम कहा, उसके बाद में क्या हुआ कि आपको वो बेसिकली आप हो सकता है कि आपको ये कहेंगे कि ये है चौक और ये है डस्टर और यहां पर बोर्ड पर आप लेके खड़े हो जाए, इस तरीके से आपको डायरेक्शन दे देंगे, है ना। अब जो है मे बी कि वहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है दास्तान के बारे में क्या जानते हैं, नस्र निगारी के बारे में क्या जानते हैं। मे बी कि वहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर वहां से उस यानी कि फैमिली उस वहां से प्रोफेसर की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे। सपोज दैट कि अगर आपसे ये कहा जाए कि नज्म किसको कहते हैं, तो जैसे ही आपसे ये पूछा जाए तो एकदम से आप उसकी तारीफ करने नहीं चले जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो है इंट्रो देंगे थोड़ा सा कि मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक यहां से है और मैंने बीएड और एस्टेट इस तरह से क्वालिफाइड किया है। छोटे वर्ड में बस उसका तारुफ करना है अपना। और याद रहे तारुफ के जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उर्दू में होंगे। हिंदी की और इंग्लिश के वर्ड ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कोई प्रोफेसर आपको टोक देगा कि आप ये किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना इंट्रो देंगे कि ये मेरा नाम है और उसके बाद में आप अपने चैप्टर पे आएंगे। और सबसे पहले जैसे सपोज दैट कि मैं नज्म के बारे में लिख रहा हूं तो यहां पर नज्म पहले लिख देंगे फिर उसकी तारुफ बयान करेंगे, ठीक है। या नस्र पहले लिख देंगे फिर तारुफ बयान करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उस तरफ से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मे बी कि आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है, ये कुछ ना कहा जाए। अब आप क्या करोगे, तो आप जो है सबसे आप जो शुरू करोगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रो से शुरू करोगे और इंट्रो से शुरू करने के बाद में आप कोई चीज पढ़ाना शुरू कर दोगे, कोई भी चैप्टर, है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दोगे और उस तरीके से फिर वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आप हर क्वेश्चन का आंसर जो है ज्यादातर 50% आप बोल करके देंगे और 50% बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं हो कि बोर्ड जो है आप क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है। और एक बात याद रहे, जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, ये वाला मार्कर है और इस तरह का बोर्ड है, ये ज्यादातर स्कूल्स में नहीं होते हैं। वो आपको पता होगा कि किस तरीके से पेंसिल वाला होता है ना बोर्ड, वो होता है जिससे कि आप पूरा का पूरा मतलब लिखते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि उर्दू में कौन कौन सी बातें आपको पढ़ करके जाना है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रख करके जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है, ठीक है। पहले नंबर पर होता है आपका हिस्से नस्र, ठीक है, यानी कि नस्र में जितने भी तसानीफ आते हैं, जितनी भी चीजें आती है, जिस तरीके से नस्र में क्या क्या आ जाएगा, आपका दास्तान आ जाएगा, ठीक है। अब जब दास्तान आप पढ़ेंगे तो दास्तान का डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। दास्तान का डेफिनेशन समझने के बाद में आप क्या करेंगे,
कुछ अच्छे दास्तान निगार जो है, बड़े दास्तान निगार जो है, उन दास्तान निगार के बारे में थोड़ा सा आपको आना चाहिए। सपोज दैट कि सबरस बहुत बड़ी दास्तान है, तो सबरस के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन आना चाहिए कि सबरस क्या चीज है, ठीक है। उसी तरीके से नावल पढ़ेंगे, नावल का जो डेफिनेशन है, नावल किसको ये कहेंगे, नावल किसको कहते हैं, तो आप उसकी तारीफ किस तरीके से करेंगे ये भी देख करके जानना है। अब नावल में कोई एक क्या कहते हैं, सपोज दैट क्या कहते हैं कि फसाने अजायब है, या फिर क्या कहते हैं कि बागो बहार सबसे मशहूर नावल है, तो जो मशहूर नावलें हैं वो आप याद रख लेंगे कि बागो बहार क्या कहते हैं कि इसमें क्या जिक्र किया गया है, ये देख लेंगे आप, और एक नावल की तारीफ देख लेंगे और नावल निगार को समझ लेंगे कौन है और नावल में क्या बात कही गई है, ये भी थोड़ा सा उसका खुलासा देख लेंगे। दास्तान हो गया, नावल हो गया, अफसाना। अफसाने में ये है कि सपोज गावदान है, आप इस तरह से 2-3 जो मशहूर अफसाने हैं वो आप याद रखेंगे, और मशहूर जो 10 अफसाने निगार है उसके भी बारे में याद रखेंगे, वो भी यहां से हो जाएगा। मकतूब है, उसके बाद क्या कहते हैं कि मजमून है। इसी तरीके से अगर मैं नावल की बात करूं तो मिरातुल उरूस, इस तरह से वो कह देंगे कि मिरातुल उरूस आप बोर्ड पर लिखिए। और एक बात याद रहे, कुछ जो हार्ड वर्ड होते हैं वो आपसे लिखवाने की कोशिश करते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको आता है कि नहीं। सपोज दैट कि मिरातुल उरूस कौन सा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो ता कौन सी रहेगी इसमें, तो ये मिरातुल उरूस है। रजबुल मुरज्जब कैसा लिखा जाएगा, जमादियुस सानी कैसा लिखा जाएगा, वहां से ये पूछेंगे कि आप बोर्ड पर लिख के दिखाइए ये किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये बात याद रहे कि कुछ हार्ड वर्ड जो होते हैं उस तरीके से वर्ड भी आप प्रैक्टिस कर करके जाएंगे। ये हो गया हिस्से नज्म में, ये सारी चीजें देख करके जाना है आपको, पूरी तरीके से बता दिया मैंने। अब हिस्से नज्म में आते हैं। नज्म में क्या क्या चीजें आ जाती है, आपकी गजल हो जाता है, ठीक है, गजल की तारीफ पूछ सकते हैं वो। गजल का कोई शेर पढ़ दिया उन्होंने, सपोज दैट कि उन्होंने ये कह दिया कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही आने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो लुत्फ मुझ पे था पेशतर, वो जो करम था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो। ये वर्ड कहा, और उन्होंने ये कहा कि ये किसका शेर है, इसमें जो रदीफ है, उसमें जो काफिया है क्या है, इसका इस शेर का जो वजन है, इसकी जो जमीन है वो क्या है। ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड के आपको माने आने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको रदीफ और काफिया का जो तारुफ है वो होना चाहिए सबको, है ना। और ये जो जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि आप इसमें लिखिए, ठीक है, जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे उन्होंने ये कह दिया और कहने के बाद में कहा इसको लिखिए, 2-4 वर्ड लिखने के बाद में इसको समझाइए कि इस नज्म में किस बात को जिक्र किया गया है। तो ये गजल की हो गई है, गजल की पूरी तारीफ होनी चाहिए, गजल की किसको कहते हैं, और जो मशहूर गजल निगार है उसके बारे में होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मशहूर गजल निगार के साथ साथ में आपके साथ में क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ में आपके साथ ये होना चाहिए कि सपोज दैट कि खुदाए सुखन किनको कहा जाता है, ठीक है ना। अल्लाह क्या कहते हैं कि शायर मशरिक किनको कहा जाता है, और खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। मीर तकी मीर साहब को खुदाए सुखन क्यों कहते हैं, ठीक है, उनका कोई शेर जो मशहूर है वो ध्यान रखेंगे, वहां से पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये हो गया नज्म, क्या कहते हैं, उसके बाद नज्म हो जाएगा, नज्म की तारीफ, है ना, यानी कि उसके एक लड़ी में पिरोना। तो ये तारीफ हो गया, और कुछ नज्म निगार को पढ़ना है, कुछ नज्म निगार जो मशहूर है, और उसके बाद में आपको क्या कहते हैं कि नज्म के साथ साथ में मशहूर नज्म निगार और मशहूर नज्म भी आपको याद करके जाना है। और एक बात याद रहे, जिस लेवल का आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, जिस लेवल का आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, सपोज दैट अगर जो है आप 5 से लेकर के 8वीं क्लास तक दे रहे हो, या फिर 8 से लेकर के आप 10वीं क्लास तक दे रहे हो, या फिर आप जो है 11 से लेकर के आप 12वीं क्लास तक दे रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। 5 से 8वीं क्लास तक अगर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो 5 से 8वीं क्लास में जितनी भी उर्दू की किताबें पढ़ाई जाती है, जो भी नज्म है, जो भी नज्म निगार है, जो भी दास्तान है, जो भी अफसाने हैं, वो सारी चीजें आप देख करके जाओगे, बहुत डीपली नहीं, बस ऊपरी ऊप चीजें देख करके जाओगे, इतना हो गया। इसी तरीके से आप 8 से 10 से हो जाएगा, इसी तरीके से इसमें। तो इसकी जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है इन क्लासेस का, इसका भी सिलेबस पूरी तरीके से देख करके जाएंगे। कौन मशहूर नज्म निगार है, कौन दास्तान आपके इसमें शामिल है, ये भी पूछ लेते हैं कि आपके इस क्लास में उनकी कौन सी दास्तान शामिल है, इसमें कौन सा अफसाना शामिल है, ये पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से आप मरसिया भी पढ़ करके जाएंगे, अनीसो दबीर को क्यों मशहूर माना जाता है, इनका कोई मरसिया बताइए, ठीक है। उसी तरीके से नात है, उसी तरीके से हमद है, इसके तारुफात के साथ साथ में मशहूर नात निगार और मशहूर क्या कहते हैं कि नज्म नात, या कोई इस तरीके से आप दे करके जाएंगे। इतना होने के बाद में आपको उसके बाद होता है आपका हालात शौरा भी आपको याद होना चाहिए। सपोज उन्होंने क्या कह दिया कि अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं, और हाँ, मुझसे जो पूछा गया था कि अल्लामा इकबाल ने खुदी वर्ड बहुत यूज किया है, खुदी वर्ड उन्होंने क्यों बहुत यूज किया, क्या मतलब है खुदी वर्ड से यूज करने का। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे
तो अल्लामा इकबाल जो है क्या कहते हैं कि कुछ शेर उनके याद करके जाएंगे आप, और कुछ परिंदों के नाम क्या कहते हैं कि उन्होंने शाहीन परिंदे का यूज किया, तो शाहीन परिंदे का मतलब क्या है, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये चीजें आप जो है ऊपर जो नॉलेज है वो आप तैयारी करके जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो है हालात शोरा, यानी कि शोरा के जो हालात है वो भी पढ़ करके जाना है, ठीक है। थोड़ी सी तारुफ कहां से बिलोंग करते थे ये चीजें आप थोड़ा सा देख करके जाना है। डेट ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है, बस आपको ये जरूरी है कि वो किन चीजों में महारत रखते थे, ये चीज आपको मशहूर शोरा में से। और उसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत कवायद भी देख करके जाना है, ठीक है ना, कवायद भी आपको देख करके जाना है। और उसके बाद में जो क्या कहते हैं कि आपसे पूछा जाएगा वो सारी चीजें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल पे उसका आंसर देना है। और हाँ, एक बात याद रहे कि जो बातें आपको नहीं आ रही है उसको घुमाने की कोशिश मत करना, बस ये है कि जो भी आंसर आपको आ रहा है उसका सेटिस्फेक्शन आंसर देने की कोशिश करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का और भी कोई क्वेश्चन रहता है या क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको उस टाइप से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें ताकि दूसरों की भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।